इजरायली एयरफोर्स ने उस सुबह 200 से ज़्यादा जेट्स साइमल्टेनियसली एयरबोर्न किए, अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉम्बैट सॉर्टी। वो फ्लीट जिसे दुनिया प्रेशर टैक्टिक समझ रही थी, वो कभी ब्लफ था ही नहीं। लेकिन 35 साल बाद जब दुनिया ने डजन्स ऑफ प्रेसिडेंट बदलते देखे, प्राइम मिनिस्टर देखे और ग्लोबल क्राइसिस देखा, वो आदमी वही था, सेंट्रल और डिसाइसिव। एक चीज़ थी जो मोसाड ने डिकेड्स से ट्राई करने की कोशिश की पर फेल हुआ, वो थी खामेनी को लोकेट करना। ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी थी। सब कुछ इसी एक प्रिंसिपल के अराउंड था, कोई नहीं जानना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। हर आदमी एक पैटर्न छोड़ता है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। तीनों इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस टीम्स तीनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे। मोसाद डायरेक्टर ने फाइल बंद की, नेतानियाहू के पास गए, टेबल पे रखी, बैठे और सिंपली बोला, सर हम जानते हैं वो कहाँ होगा। यूएसएस करियर स्ट्राइक ग्रुप पर्शियन गल्फ की तरफ साइलेंटली ग्लाइड कर रहे थे। सैटेलाइट्स उनकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। एनक्रिप्टेड इंटेलिजेंस केबल कैपिटल्स के बीच फ्लैश हो रहे थे और न्यूज़ स्टूडियो में फेमिलियर डिबेट चल रही थी कि ये सब कुछ प्रेशर टैक्टिक है, अमेरिका ब्लफ कर रहा है। ऑनेस्टली दुनिया ने ये भी पहले देखा हुआ है, क्योंकि यह पहले भी हुआ था। फ्लीट आती है, टेंशन बिल्ड होता है, मार्केट्स डिप करते, लीडर्स फ़ोन कॉल करते और फिर सब ठंडा। तो जब फरवरी 2026 में फिर से कैरियर ग्रुप्स मूव हुए, लोगों ने कहा फिर वही जियोपॉलिटिकल ड्रामा। तेहरान में भी हवा कुछ ऐसी ही चल रही थी। सुप्रीम लीडर अली खमेनी अपने फोर्टिफाइड कंपाउंड में थे, कंक्रीट स्टील लेयर सिक्योरिटी। डिकेड्स की कन्फ्रंटेशन के बाद वो ये सब कुछ देख चुका था, असासिनेशन, सैंक्शंस, साइबर वेयरफेयर। उसको लगता था कि वो स्क्रिप्ट जानता है। अमेरिका एस्केलेट कर रहा था, फिर कैलकुलेट करता है और फिर रिट्रीट करता है। बाजार तेहरान में भी कुछ सुबह ऐसी हुई और उसके बीच हुआ एक ब्लास्ट। ये ब्लफ नहीं था, ये था ऑपरेशन रोरिंग लायन। और जो दुनिया ने रूटीन एस्केलेशन समझा था, वो अब फुल स्केल काइनेटिक रियलिटी बन चुका था। सैटेलाइट फीड्स रेड हो रहे थे, एयर डिफेंस सिस्टम स्क्रैम्बल मोड में जा चुके थे, वॉशिंगटन में सिचुएशन रूम ऑन हो चुका था। 1989 का वो दौर याद कीजिए, पूरा वर्ल्ड एक हिस्टोरिक शिफ्ट विटनेस कर रहा था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रही थी। लोग कंक्रीट के टुकड़े सोविनियर्स की तरह घर ले जा रहे थे। सोवियत यूनियन ने अपना आखिरी फेज में था। वॉशिंगटन में पॉलिसी मेकर्स ओपनली कह रहे थे कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, अब एक नया लिबरल पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। न्यूज़ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया, डेमोक्रेसी हमेशा के लिए जीत गई, कैपिटलिज्म ही वे फॉरवर्ड है, हिस्ट्री ने अपना फाइनल शेप ले लिया है। और इसी ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के शोर में जब पूरी दुनिया यूरोप पर फोकस थी, तेहरान में क्वाइट पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा था। अली खमेनी नाम का एक लो प्रोफाइल क्लेरिक सुप्रीम लीडर की कुर्सी पे बैठ गया था। वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। प्रोफाइल्स में लिखा गया कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, मिड लेवल मुल्ला। कंपैरिजन नेचुरली रूहुल्लाह खोमेनी के साथ हो रहा था, जिनकी पर्सनालिटी वोल्केनिक थी, जिनकी स्पीचेस में थंडर था। खमेनी उनके सामने सबड्यूड लग रहा था, मेजर लगता था। अजम्पशन भी सिंपल थी, ये ट्रांजिशनल फिगर है, सिस्टम किसी और को इवेंचुअली ले आएगा। लेकिन 35 साल बाद जब दुनिया ने डजन्स ऑफ प्रेसिडेंट बदलते देखे, प्राइम मिनिस्टर देखे और ग्लोबल क्राइसिस देखा, वो आदमी वही था, सेंट्रल और डिसाइसिव। अली खमेनी 1939 में मशाद में पैदा हुआ। मशाद सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं था, बल्कि ईरान का रिलीजियस कैपिटल भी माना जाता है। यहीं पे इमाम रेज़ा श्राइन है, एक ऐसा पिलग्रिमेज जहाँ हर साल लाखों शिया मुस्लिम आते। फेथ, सेक्रीफाइस और रेजिस्टेंस की नैरेटिव उस शहर की हवा में है। उसकी फैमिली अजेरी टर्किश रूट से थी। खमेनी सरनेम एक छोटे से बॉर्डर विलेज खमेन से आता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में अजरबैजान के पास है। कुछ हिस्टोरियन ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इस रीजन की फैमिलीज हिस्टोरिकली साउथ एशिया के ट्रेड रूट से कनेक्टेड रही है। खमेनी के फादर एक मॉडेस्ट क्लेरिक थे और उनकी इनकम भी लिमिटेड थी।
खमीनी अपनी राइटिंग्स में मेंशन किया है कि बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल रियल थी, कभी कभी बेसिक चीज़ें भी लग्जरी लगती थी। लेकिन एक इवेंट ऐसा था जो उसकी आइडियोलॉजी को परमानेंटली शेप कर गया। 1953 ऑपरेशन एजैक्स। ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाडेक ने ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज करने की हिम्मत की। उन्होंने ओपनली कहा कि ईरान का तेल ईरानियन लोगों के लिए ही है। ब्रिटेन और अमेरिका को ये अनएक्सेप्टेबल था। CIA बैक्ड कू ने मोसाडेक को रिमूव कर दिया और शाह को वापस ले आए। एक 14 साल के पॉलिटिकली अवेयर लड़के के लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये ट्रस्ट का ब्रेकडाउन था। ये एक नैरेटिव बन गया। जब भी कोई रीजनल लीडर वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चैलेंज करेगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। फिर 1980 आया और अगर 1953 ने सस्पिशन पैदा किया था, तो इराक ईरान वॉर ने उस सस्पिशन को परमानेंट हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। सद्दाम हुसैन ने ईरान पे इन्वेजन किया और ये वॉर 8 साल चली। मैसिव कैजुअलिटीज़ हुई, एंटायर जनरेशन इम्पैक्ट हुई। उस वक्त खमेनी ईरान के प्रेसिडेंट थे। वो फ्रंट लाइन्स विजिट करते, केमिकल अटैक्स के बाद इंजर्ड सोल्जर्स को देखने जाते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें क्लियरली दिखता था कि ग्लोबल पावर्स इराक को फुल्ली आइसोलेट नहीं कर रही। 1981 में एक और ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ। इस्लामिक रेवोल्यूशन पार्टी हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। खामेनी भी वहाँ मौजूद था और उसमें वो सीवियरली इंजर्ड हुआ। इस इंसिडेंट के बाद वो कभी एक जगह लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टे नहीं करता। मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो गई। अब अगर आप इसराइल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो नुआंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1979 के पहले ईरान और इसराइल के बीच डिस्क्रीट कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता था। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद रिलेशनशिप कंप्लीटली रिवर्स हो गया। खामेनी पब्लिकली इसराइल को आइडियोलॉजिकल लैंग्वेज में क्रिटिसाइज करते, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में इसराइल एक रिलीजियस सिंबल से ज़्यादा एक जियोपॉलिटिकल एक्सटेंशन है। एक ऐसा स्टेट जो पर्सपेक्टिव में अमेरिका इन्फ्लुएंस को रीजन में परमानेंटली एम्बेड कर रहा है। उनका कोर कैलकुलेशन ये रहा, जब तक US का रीजनल आर्किटेक्चर इंटैक्ट है, ईरान की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लिमिटेड ही रहेगी। ओवर द डिकेड सैंक्शन आए, साइबर ऑपरेशंस जैसे स्टकनेट ने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया। 2020 में कोसेम सोलेमानी की असैसिनेशन ने भी सिस्टम को हिला दिया। हर बार एक्सटर्नल ब्राउजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि रिजिम वीकेन हो जाएगी, लेकिन पैटर्न डिफरेंट था। प्रेशर के बाद कोलैप्स नहीं, एडेप्टेशन हुआ ईरान का। स्टोरी शुरू होती है 1950s में और यहाँ पे पहला ट्विस्ट आता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी सीक्रेट बंकर में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की ब्लेसिंग से शुरू हुआ था। 1957 में डुवाइट डी आइजनहावर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के अंदर ईरान के शाह को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। आइडिया सिंपल था, फ्रेंडली प्रो वेस्टर्न ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी दिया जाए ताकि वो रीजन में अमेरिका का स्टेबल पार्टनर बने। रिसर्च रिएक्टर दिया गया, ईरानियन साइंटिस्ट को ट्रेन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी हेल्प की गई। उस वक्त किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि डिकेड्स बाद वही प्रोग्राम ग्लोबल क्राइसिस का सेंटर बन जाएगा। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने शाह को हटा दिया। रिलेशनशिप वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोलैप्स हो गई, लेकिन नॉलेज कहीं नहीं गई। साइंटिफिक बेस अब भी ईरान में ही था। 1980s में जब इराक ईरान वॉर चला और ईरान ऑलमोस्ट इंटरनेशनल आइसोलेशन में आ गया, तब न्यूक्लियर प्रोग्राम क्वाइटली रिवाइव होने लगा। 1990s तक पाकिस्तान के साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान के प्रोलिफरेशन नेटवर्क ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन और एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी सप्लाई की। ये वही नेटवर्क था जो सीक्रेटली मल्टीपल कंट्रीज़ को न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बेच रहा था। अब ईरान थियोरेटिक स्टेज से आगे बढ़ चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था। फिर 2002 आया और सब कुछ पब्लिक हो गया। नातान्स और आरक फैसिलिटीज़ एक्सपोज हुई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इंस्पेक्शन शुरू की। रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया कि ईरान ने कुछ एक्टिविटीज़ डिक्लेयर नहीं की जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर मैंडेटरी थी। 2002 में ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी एक्सिस ऑफ इविल स्पीच में ईरान का नाम इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ लिया। उस मोमेंट के बाद ईरान ग्लोबल न्यूक्लियर सस्पेक्ट बन गया और इसी पीरियड में शैडो वॉर क्वाइटली इंटेंसिफाई होने लगी। 2010-2012 के बीच तेहरान की सड़कों पर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट सिस्टमैटिकली एलिमिनेट होने लगे। मोटरसाइकिल्स अप्रोच करती थी, मैग्नेटिक बॉम्ब्स अटैच होते थे, सेकेंड्स में ब्लास्ट। मसूद अली मोहम्मद और माजिद शाह रिरारी जैसे नाम हेडलाइंस बने। 2020 में मोहसेन फ़खरीज़ादा एक
हाईली सोफिस्टिकेटेड रिमोट कंट्रोल अटैक में मारा गया। ऑफिशियली ब्लेम रेयरली एक्सेप्ट हुआ, लेकिन तेहरान का कन्विक्शन क्लियर था, ये इजराइल कॉवर्ट कैंपेन था। मैसेज सिंपल था, एनरिचमेंट का कॉज सिर्फ सैंक्शन नहीं, ह्यूमन टारगेट्स भी हो सकते। इसराइल के स्ट्रैटेजिक प्लानर्स के पास प्रेसिडेंट था। 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय किए गए थे अंडर ऑपरेशन ओपेरा। 2007 में सीरिया के सस्पेक्टेड रिएक्टर पर स्ट्राइक हुई थी अंडर ऑपरेशन ऑर्चर्ड। तेहरान को पता था इसराइल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड टॉलरेट नहीं करेगा। 2009 में बैरक ओबामा आए और एंगेजमेंट अप्रोच अडॉप्ट कर लिया। डायलॉग ओपन हुआ, ऑफर क्लियर था, एनरिचमेंट लिमिट करो, सैंक्शन से रिलीफ मिलेगा। पब्लिक डिप्लोमेसी चल रही थी, प्राइवेटली सेंट्रीफ्यूज स्पिन कर रहे थे। फिर 2010 में नातान्स फैसिलिटी के एक सिस्टम में एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर इंजेक्ट हुआ, स्टकनेट। यह साइबर वेपन स्पेसिफिकली सेंट्रीफ्यूज को डैमेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मशीन्स अब नॉर्मल स्पीड पर स्पिन करने लगी, फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगी। हज़ारों सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय हुए, प्रोग्राम को सिग्निफिकेंट सेटबैक लगा। वाइडली रिपोर्टेड हुआ कि ये यूएस इसराइल का जॉइंट ऑपरेशन था। 2013 में हसन रूहानी आए और डिप्लोमेसी का विंडो फिर ओपन हुआ। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ। एनरिचमेंट लेवल रिस्ट्रिक्ट हुए, इंस्पेक्शन इंट्रूसिव बनी, सैंक्शंस रिलीफ मिला। ओबामा ने इसे एक मेजर अचीवमेंट बताया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली वार्न किया कि ये डील परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ डीले है। उनका कंसर्न था कि ये सनसेट क्लॉजेस के बाद ईरान लीगली थ्रेशोल्ड के पास पहुंच सकता है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को डील से विड्रॉ कर दिया। मैक्सिमम प्रेशर, सैंक्शन वापस आए, ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट शार्पली डिक्लाइन हुई, रियाल क्रैश हुआ, इकोनॉमी सीवियर स्ट्रेस में चली गई। तेहरान ने फेस रिस्पॉन्स स्टार्ट किया। पहले एनरिचमेंट कैप क्रॉस किया अराउंड 60%। उसके बाद 2020 में एक ड्रामेटिक एस्केलेशन हुआ। बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने कसेम सोलेमानी को किल कर दिया। वो आईआरजीसी कुद्स फोर्स के कमांडर थे और ईरान के रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क के आर्किटेक्ट भी माने जाते थे। ईरान ने ओपनली बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की। 2021 में जो बाइडेन ने डील रिवाइव करने की कोशिश की। वियना टॉक्स मंथ तक चली, ट्रस्ट डेफिसिट डीप था। 2022-23 तक आईएईए की रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि एनरिचमेंट लेवल 80% के आसपास पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम ड्रास्टिकली श्रिंक हो चुका है। ऑफिशियली ईरान न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर नहीं कर रहा था, बट टेक्निकली कैपेबिलिटी थ्रेशोल्ड के डेंजरसली पास आ चुका था। 24-25 में रीजनल बैटलफील्ड शिफ्ट हो रहा था। इसराइल गाजा फ्रंट में एंगेज था। ईरान के प्रॉक्सीज हमास हिजबुल्लाह हैवी प्रेशर फेस कर रहे थे। सीरिया में आईआरजीसी लिंक टारगेट्स पर रिपीटेड एयर स्ट्राइक हो रही थी। डेटरेंस नेटवर्क विजिबली वीकेंड हो रहा था। इसी बैकड्रॉप में टेल अवीव में एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन हुआ। अगर ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेता है तो डायरेक्ट स्ट्राइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। और इसी स्ट्रैटेजिक विंडो जहां ईरान थ्रेशोल्ड के पास आ चुका था और रीजनल प्रॉक्सीज वीकेंड हो चुकी थी, डिसीजन मेकिंग एक्सेलरेट होने लगी। कभी कभी वॉर्स आइडियोलॉजी से नहीं, टाइमिंग से भी डिसाइड होते हैं। और ये टाइमिंग ही सब कुछ बन चुकी थी, लेकिन टाइमिंग वैक्यूम में नहीं क्रिएट होती दोस्तों। उसके पीछे होता है पिछले सालों का या कई सालों का प्रेशर। 2025 ने रीजन को परमानेंटली चेंज कर दिया था। जून 2025 में इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए, मिसाइल डेपोज, आईआरजीसी कमांड नोड्स और एलिज्ड न्यूक्लियर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तेहरान ने रिस्पॉन्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। दो देशों के बीच ये पहली बार इतनी ओपनली फायरिंग हुई। एयर डिफेंसेस सिस्टम ओवरलोड हो गए थे। टेल अवीव के स्काइज में इंटरसेप्टर्स का स्ट्रीक दिख रहा था। तेहरान के आउटस्कर्ट्स में भी ब्लास्ट वेव्स फील हुए। फिर सीज फायर हुआ, वो भी यूएस के थ्रू। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। इसराइल के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में एक कंक्लूजन क्वाइटली सेटल हो गया। ईरान अब सिर्फ प्रॉक्सी थ्रेट नहीं रहा, ईरान डायरेक्ट मिसाइल पावर हो चुका है। तेहरान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में एक ही रियलाइजेशन हुआ, इसराइल थ्रेशोल्ड क्रॉस करने नहीं देगा। सीज फायर टेक्निकली एक्टिव था, लेकिन ट्रस्ट कंप्लीटली डेड हो चुका था। इस बीच कुछ और चीज़ें हुई जो हेडलाइंस में काम आई। टारगेटेड असासिनेशंस, शैडो सैबोटाज, अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लोजन एट मिलिट्री फैसिलिटीज़, साइंटिस्ट और आईआरजीसी लिंक्ड फिगर्स पर मिस्टीरियस अटैक, ऑफिशियली डिनायल, अनऑफिशियली ब्लेम गेम। साथ ही आईएईए की रिपोर्ट्स और शार्पर होने लगी। एनरिचमेंट स्टॉकपाइल ग्रो हो रहा था। एडवांस सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल हो रहे थे तेहरान में। ब्रेकआउट टाइम वीक्स में मेजर होने लगा, मंथ्स में नहीं। एक चीज़ थी जो मोसाड ने डिकेड्स से ट्राई करने की कोशिश की पर फेल हुआ, वो थी खामेनी को लोकेट करना। ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं थी,
ये उसकी ज़िंदगी थी। हर एक डिसीजन, कहाँ सोना, कहाँ मीटिंग करना, कहाँ मेडिकल चेकअप करना, सब कुछ इसी एक प्रिंसिपल के अराउंड था। कोई नहीं जानना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। पर मोसाद का एक प्रिंसिपल है जो वो इंटरनली बार बार रिपीट करते हैं। हर आदमी एक पैटर्न छोड़ता है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। 2022 में जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 83% एनरिचमेंट तक पहुंच गया था और दुनिया में अलार्म बेल्स बज रही थी, मोसाद के डायरेक्टर ने एक डेडिकेटेड कोवर्ट यूनिट फॉर्म किया। ऑफिशियली ये यूनिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना कोई फाइल, ना कोई ऑफिशियल नेम। इंटरनली उन्होंने सिर्फ एक काम किया, खमेनी का पैटर्न ढूंढो। ये यूनिट 3 लेयर्स में बटी हुई थी। सबसे पहले था ह्यूमन इंटेलिजेंस। ईरान के अंदर मोसाड के एसेट्स थे और ये कोई सीक्रेट नहीं था। ईरान खुद कई बार इजरायली एजेंट्स पकड़ के पब्लिकली एग्जीक्यूट कर चुका है, पर जितने पकड़े जाते उतने और घुसते। ये एक एंडलेस ब्रूटल गेम था जो डिकेड से चलता आ रहा था। खमीनी के इनर सर्कल्स तक डायरेक्टली पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। वो लोग इतने स्क्रीन्ड, इतने मॉनिटर और इतने साइकोलॉजिकली कंडीशन थे कि एक भारी इन्फ्लुएंस वहाँ कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। पर पेरीफेरीज का क्या, वो अलग स्टोरी थी। सप्लायर्स, डॉक्टर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो सिक्योर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बिल्ड कर रहे थे, ड्राइवर जो इन फैसिलिटीज़ के बीच रूट पे काम करते थे। ये लोग स्क्रीन तो थे पर उतने नहीं जितना होना चाहिए। और एक सोर्स था जिसका नाम कभी पब्लिक नहीं होगा, जो खामेनी के मेडिकल सप्लाई चेन से कनेक्टेड था। खामेनी की हेल्थ काफ़ी वक्त से डिटोरेटिंग थी। प्रोस्टेट कैंसर की क्रेडिबल रिपोर्ट्स थी और उन्हें रेगुलर स्पेशलाइज्ड मेडिकल अटेंशन चाहिए था जो सिर्फ सर्टन सिक्योर लोकेशंस पे ही पॉसिबल था। वो मेडिकल टीम, वो इक्विपमेंट, वो सप्लाई रूट्स सब एक इनविजिबल ट्रेल छोड़ रहे थे जो मोसाद केयरफुली फॉलो कर रहा था। दूसरी लेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस। खामेनी खुद इलेक्ट्रॉनिकली ऑलमोस्ट इनविजिबल था। नो फोन्स, नो कंप्यूटर्स, नो डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ एनी काइंड। उसने डेलिबरेटली ये चॉइस की थी, पर उसके आसपास के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। उनके सीनियर एड्स, उनके सिक्योरिटी डिटेल्स के कमांडर्स, उनके लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेटर्स सब कम्युनिकेट करते थे हेविली एनक्रिप्टेड चैनल्स पे, पर कम्युनिकेट करते थे। और जहाँ कम्युनिकेशन होती है वहाँ यूनिट 8200 होती है। यूनिट 8200 इसराइल की एलिट सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। डायरेक्ट कंटेंट क्रैक करना इम्पॉसिबल था। एन्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर मेटाडेटा वो नहीं रोक पाए। कौन कॉल कर रहा है, कब, कितनी बार, कहाँ से टावर पिंग हो रही है, किसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। मेटाडेटा एक अजीब चीज़ होती है दोस्तों। वो कंटेंट नहीं बताता, पर उसका पैटर्न ज़रूर बताता है। और इसी पैटर्न ने एक चीज़ रिवील की जो एनालिस्ट ने पहले नहीं देखी। सर्टन स्पेसिफिक डेट्स के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न तेहरान के बाहर एक पर्टिकुलर रीजन में कम्युनिकेशन सडनली डेंस हो जाती थी। फिर सडनली जैसे कोई स्विच ऑफ करके कंप्लीट साइलेंस। वो रीजन, वो फैसिलिटी एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स जो ऑफिशियली एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी। और फिर आती है तीसरी लेयर, इमेजरी इंटेलिजेंस। इजरायली सैटेलाइट्स और कुछ एसेट्स जो अमेरिका ने शेयर किए स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए इस फैसिलिटी पे फोकस हो गए। एनालिस्ट ने हर डिटेल नोट की, कब हैवी ट्रक्स आते हैं, कब सिक्योरिटी पेरीमीटर टाइटन होती है और एक्स्ट्रा पर्सनल डिप्लॉय होते हैं, कब रूफटॉप एक्टिविटी इंक्रीज होती है। और धीरे धीरे एक पिक्चर बनने लगी। फैसिलिटी पे एक्टिविटी सर्टन स्पेसिफिक डेट्स पे पीक करती थी। शिया रिलीजियस फेस्टिवल्स, कुछ पर्सनल हिस्टोरिकल एनिवर्सरीज या डेट्स जो खमीनी के लिए प्राइवेटली सिग्निफिकेंट थी। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़ सकता था, वो अपने रिचुअल्स नहीं छोड़ सकता था, और वो उसकी एक सबसे बड़ी चूक थी। 2025 के आखिरी महीनों में तीनों स्ट्रीम्स ने एक साथ एक ही जगह पॉइंट किया, और ये पहला सोर्स आया ह्यूमन इंटेलिजेंस से। फरवरी 2026 में एक स्पेसिफिक शिया ओकेजन पे खामेनी उसी नॉर्थ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में होगा। वही कॉम्प्लेक्स जहाँ उसकी मेडिकल टीम थी, वही जहाँ उसके मोस्ट ट्रस्टेड इनर सर्कल्स था। सिग्नल इंटेलिजेंस भी या सिग्नल पैटर्न भी उस कॉम्प्लेक्स के अराउंड फरवरी की स्पेसिफिक डेट्स पे कम्युनिकेशन स्पाइक शो कर रहा था। इमेजरी इंटेलिजेंस में भी उस फैसिलिटी पे प्री पोजिशनिंग एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी वीक्स पहले। तीनों इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस स्ट्रीम्स तीनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे। इंटेलिजेंस में इसे ट्रिपल कंफर्मेशन कहा जाता है। मोसाद डायरेक्टर ने फाइल बंद की, नेतानियाहू के पास गए, टेबल पे रखी, बैठे और सिंपली बोला, सर
हम जानते हैं वो कहाँ होगा, और हम जानते हैं कब, और हम जानते हैं कि ये विंडो दोबारा नहीं मिलेगी। अब यहाँ से जो हुआ वो सिर्फ इजराइल की स्टोरी नहीं, क्योंकि मोसाद जानता था खमीनी को एलिमिनेट करना एक अलग काम था, पर ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय करना, फॉर्डो, नातान्स, इस्फहान, वो बंकर्स जो 80 से 100 मीटर अंडरग्राउंड थे, वो काम इसराइल अकेले नहीं कर सकता था। इसराइल के पास F-35I जेट्स थे, बंकर बस्टर्स थे, पर सर्टन डीपली बरीड फैसिलिटीज़ के लिए अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स चाहिए थे। वो बॉम्ब जो सिर्फ B-2 स्पेस स्टेल्थ बॉम्बर्स कैरी ही कर सकते, और ये वो बॉम्बर्स हैं जो अमेरिका के पास ही थे। तो एक कॉन्वर्सेशन होनी थी, एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में ज़रूर कॉल किया होगा। इसराइल की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन रोरिंग लायन। नाम सिंबॉलिक था, लायन ऑफ जूडा, इसराइल का एंशियंट सिंबल। रोरिंग क्योंकि ये कोई विस्पर नहीं होने वाला था, ये एक डिक्लेरेशन थी। डिकेड्स की पेशेंस के बाद एक रोर। अमेरिका की तरफ से सपोर्टिंग ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट फ्यूरी। दो ऑपरेशंस, दो कंट्रीज, एक कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन विंडो। 28 फरवरी 2026 की सुबह इजरायली एयरफोर्स ने उस सुबह 200 से ज़्यादा जेट्स साइमल्टेनियसली एयरबोर्न किए, अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉम्बैट सॉर्टी। पहले 24 घंटों में ही इसराइल ने अकेले 500 से ज़्यादा टारगेट्स हिट किए, 28 अलग रीजन्स में। 28 फरवरी 2026 की सुबह इसराइल एयरफोर्स ने 200 से ज़्यादा जेट साइमल्टेनियसली एयरबॉर्न किए। शायद उनकी हिस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट नंबर होगा। पहले 24 घंटों में इसराइल ने अकेले 500 से ज़्यादा टारगेट्स हिट किए, 28 अलग रीजन्स में, 1200 से ज़्यादा प्रिसीजन म्यूनिटियंस के साथ। लेकिन इसराइल अकेला नहीं था। अमेरिका का पैरेलल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ऑलरेडी अंडरवे था। उनके B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। सिर्फ पहले 12 घंटों में 900 से ज़्यादा स्ट्राइक्स। पर्शियन गल्फ में जो दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात थे, USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड, उनके डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए गए। वो फ्लीट जिसे दुनिया प्रेशर टैक्टिक समझ रही थी, वो कभी ब्लफ था ही नहीं। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये एक डॉक्टरीन थी, टाइम ऑन टारगेट। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम्स S-300, S-400 थियोरेटिकली पावरफुल थे, लेकिन जब डजन्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ इनबाउंड ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त में रडार पे आए, सिस्टम ओवरलोड हो गया। और उससे पहले एक और चीज़ हो चुकी थी, ADM-160 MALD डिकॉयज, मिनिएचर ड्रोन जो रडार पे रियल फाइटर जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। ईरानियन डिफेंसेस ने उन्हें एंगेज किया, मिसाइल्स लॉन्च की, इन्वेंट्री बर्न कर दी, रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। अगर टारगेट लिस्ट देखो तो समझ में आता है, ये कोई इम्पल्सिव अटैक नहीं था, ये मंथ्स या शायद सालों की प्लानिंग थी। तेहरान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, एटॉमिक एनर्जी हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जुडिशरी बिल्डिंग्स एंड स्ट्रेटेजिक कमांड नोड्स, इन सब पे एक साथ हमला हुआ। सुप्रीम लीडर पे जब हमला हुआ तो वो अंडरग्राउंड था, वो एक अपर प्रोटेक्टेड लेयर में था, अपनी मेडिकल टीम और इनर सर्कल के साथ। वो प्रोटेक्शन इनफ नहीं थी। पहले कुछ घंटे कन्फ्यूजन में गुजरे। इसराइल ने इमीडिएट कंफर्मेशन नहीं दिया। नेशनल एड्रेस में सिर्फ इतना कहा गया कि कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो चुका है और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है कि टारगेट न्यूट्रलाइज्ड हो सकता है। ईरानियन स्टेट मीडिया ने डिनाइल दिया, ऑफिशियल सोशल अकाउंट्स ने पोस्ट किया, सुप्रीम लीडर सेफ है। दुनिया फ्रीज होकर देखने लगी। फिर एक सीनियर इजरायली ऑफिशियल ने इंटरनेशनल प्रेस को ऑफ रिकॉर्ड कंफर्म किया कि बॉडी रिकवर हो चुकी है। अगले दिन सुबह तक ईरानियन अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी। पूरा ईरान रुक चुका था। 40 दिन तक शोक मनाने का फरमान जारी किया गया। 7 दिन की नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर की गई। 35 साल तक जिस लीडर को दुनिया की सबसे एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसीज कंसिस्टेंटली ट्रैक नहीं कर पाई, वो अपने ही कंपाउंड के रबल के नीचे मिला। और सिर्फ एक इंसान नहीं, IRGC के टॉप कमांडर्स, डिफेंस लीडरशिप के सीनियर फिगर्स, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के की ऑफिशियल्स, एक ही सुबह में ईरान की टॉप मिलिट्री सिक्योरिटी चेन ऑफ कमांड का कोर स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया। रिपोर्ट्स ने बाद में यह भी सजेस्ट किया कि कंपाउंड में फैमिली मेंबर्स भी प्रेजेंट थे। ऑपरेशन रोरिंग लायन ख़त्म हुआ, पर स्टोरी
ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब एक 86 ईयर्स का सुप्रीम लीडर रबल के नीचे मिलता है, दुनिया सिर्फ एक दिन के लिए रुक नहीं जाती, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी और आगे हो गए। ईरान के अंदर भी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जो शायद सालों लगे भरने के लिए। खामिनी ने डेलिबरेटली कोई अपना सक्सेसर नहीं चुना, ये उसकी स्टाइल थी, उसको पावर शेयर करना पसंद नहीं था। तो अब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड और क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट के बीच एक इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू होगी, जो वीक्स या शायद महीने या शायद सालों चले। Friends, thank you for watching Between Lines. Do comment how did you like this video, and do subscribe to my channel.